गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था, उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिर हमने डिस्कस किया था, फिर मेजरमेंट हमने पढ़ी थी। किसी भी इलेक्ट्रोड जो है उसकी आप मेजरमेंट कैसे करोगे उसके पोटेंशियल का। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका कंसंट्रेशन सेल। देखो जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, कंसंट्रेशन सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रोड होगी वो तो बनी होगी सेम मटेरियल की, और इलेक्ट्रोलाइट भी उसके अंदर क्या होगा, सेम होगा, बट उसमें कंसंट्रेशन अलग होगी। तो कंसंट्रेशन सेल कौन से आर दो सेल्स इन विच इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ सेम मेटेरियल बट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट। इलेक्ट्रोड सेम मेटेरियल की होगी, इलेक्ट्रोलाइट सेम होगा, बट इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाएगी। ऐसे जो सेल होते हैं वो कंसंट्रेशन सेल है। तो डिफाइन कर सकते हो आर दो सेल्स इन विच इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट आर सेम बट ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट। ऐसे सेल को हम क्या बोल देंगे, कंसंट्रेशन सेल बोल देंगे। और कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, और उसी के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं एनोड से कैथोड की तरफ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कंसंट्रेशन सेल आपको बता भी रहा हूँ। तो सपोज एक ये कंसंट्रेशन सेल आपके पास है, ये दो इलेक्ट्रोड आपने यूज़ कर रखी हैं। सपोज ये सेम मेटेरियल की बनी हुई है, सेम मेटेरियल, इसमें आपका जिंक भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है। और यहाँ आपने इनको सेपरेट किया है एक पोरस पार्टीशन से। यहाँ एक पोरस पार्टीशन है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, ये है आपका पोरस पार्टीशन। पोरस पार्टीशन है, इसमें पोर्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट मूव कर सकता है एक साइड से दूसरी साइड, और मेटल की वायर और वोल्ट मीटर के थ्रू आपने इसको जोड़ रखा है। ये है वोल्ट मीटर। अब देखो यहाँ जैसे कि ये इलेक्ट्रोड मैंने कहा कि जिंक की बनी हुई है, सपोज कॉपर की हो सकती हैं, सिल्वर की हो सकती हैं, कोई भी आप इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो, तो ये भी सेम मेटेरियल की बनी होगी। दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटेरियल की बनी हुई हैं, इनको सेपरेट किया है एक पोरस पार्टीशन से, और इस रोड को डिप किया गया है इसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। जैसे कि जिंक सल्फेट है, यहाँ भी इसको डिप किया गया है कि जिंक सल्फेट के अंदर। तो यहाँ सपोज कंसंट्रेशन जो है इसकी, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की वो C2 है सपोज, और इसकी जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, ये कंसंट्रेशन सपोज मैं कहता हूँ कि C1 है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहाँ से कहाँ, ये एनोड है और ये इलेक्ट्रोड है कैथोड। आप देखोगे दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप पढ़ के आए हो कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और कन्वेंशनल करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड सेम मेटल की बनी हुई है, इलेक्ट्रोलाइट सेम है, बट डिफरेंस है तो सिर्फ कंसंट्रेशन में है। इसकी कंसंट्रेशन C2 है और इसकी कंसंट्रेशन C1 है। और मैं कहता हूँ कि अगर C2 C1 से ज़्यादा है, C2 अगर C1 से ज़्यादा है तब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना, जहाँ आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, किससे, जिस तरफ कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है आपके पास, जिसकी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो कैथोड बनेगा, और जिसकी आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी वो एनोड होगा। क्योंकि आपको लास्ट के लेक्चर में बताया गया है कि इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होती है किसी भी इलेक्ट्रोड की, वो आयंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा अगर आपके पास सेम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि C2 अगर C1 से ज़्यादा है तो ये कैथोड बन जाएगी और ये क्या बनेगी, एनोड। तो इस पे ऑक्सीडेशन होगा और इस पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आप इसको देखो रिएक्शन क्या होगी, जिंक जो है एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन होगा, आप देखो जिंक यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने के बाद इसके आयन चले जाएंगे सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ। यहाँ जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो C1 है, जो कि एनोड पे थी। कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे रिडक्शन होता है आयंस का,
Zn2 प्लस आयन जो पड़े हुए हैं एक्व सॉल्यूशन में, सपोज इनकी कंसंट्रेशन C2 है, C2 कंसंट्रेशन है यहाँ पे Zn प्लस की, यहाँ C1 कंसंट्रेशन है Zn2 प्लस की। तो इससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए 2 इलेक्ट्रॉन और ये न्यूट्रलाइज हो गया। ओवरऑल रिएक्शन देखना आप, ओवरऑल अगर रिएक्शन देखोगे तो इसमें हुआ क्या है, Zn2 प्लस आयन C2 कंसंट्रेशन वाले, और यहाँ मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, Zn2 प्लस यहाँ कंसंट्रेशन है C1। बेटा इसमें कोई भी नेट केमिकल चेंज नहीं हुआ, इस केमिकल रिएक्शन में देयर इज नो नेट केमिकल चेंज। Zn2 प्लस, यहाँ भी Zn2 प्लस लिखा है, सिर्फ कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, यहाँ कंसंट्रेशन C2 है, यहाँ कंसंट्रेशन C1 है। तो इस तरह के जो सेल होते हैं उनकी ईएमएफ आप कैसे निकालोगे, ईएमएफ जब हम सेल की निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला है -0.0591 बाय n, लास्ट के लेक्चर्स में ही पढ़ के आए हैं, लॉगरिथम ऑफ C1 बाय C2। अब C1 कंसंट्रेशन उसकी है बेटा जिस पे ऑक्सीडेशन हुआ है, और C2 कंसंट्रेशन उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की है जिस पे रिडक्शन हुआ है। और मैंने आपको बताया भी C2 की कंसंट्रेशन C1 से ज़्यादा है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड हाफ सेल में ज़्यादा है किसे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तभी तो इस पे रिडक्शन हुआ है, इस पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस फार्मूले को 0.059 साइन चेंज कर दिए, लॉगरिथम ऑफ तो C2 बाय C1। तो ये दो फार्मूले से आप ईएमएफ निकाल सकते हो। और ये जो ईएमएफ है सेल की स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो स्टैंडर्ड आपने नहीं ली है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपके पास ये सेल हैं कंसंट्रेशन सेल, इसकी ईएमएफ निकाल सकते हो इन फार्मूले से। अब देख रहे हो कि इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, तो आप देखोगे कि शुरू में यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, इधर कंसंट्रेशन कम थी। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, आप पहले पढ़ के आए हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि एनोड जो होते हैं जिस पे ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसके एटम आयंस के रूप में इसमें आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे समय बीतेगा, और तो इसमें कंसंट्रेशन क्या होगी, धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन C1 और C2 की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। जब C1 और C2 की कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है रिडक्शन से, यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल चेंज हो रहा है, क्योंकि बेटा रिडक्शन पोटेंशियल आयंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो अगर धीरे धीरे कंसंट्रेशन बदलनी शुरू हो गई, इसमें इसकी बढ़ रही है, इसकी कम हो रही है, पहले इसकी ज़्यादा थी इसकी कम थी, धीरे धीरे इसकी बढ़नी शुरू होगी, बिकॉज आयंस इसमें आ रहे हैं, यहाँ के आयन इस पर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, और अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम हो गई तो ईएमएफ क्या हो जाएगी सेल की, ईएमएफ सेल की 0 हो जाएगी, क्योंकि ईएमएफ सेल की कब शो करेगा, जब दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस होगा। अब आयंस की कंसंट्रेशन अगर सेम हो गई तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, उस दौरान सेल की ईएमएफ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये है हमारा टॉपिक कंसंट्रेशन सेल। एक बार दोबारा देख लो, ऐसे सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड सेम मेटल की बनी होगी, इलेक्ट्रोलाइट सेम होगा, बट इसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग होगी। ऐसे सेल को हम क्या बोल लेंगे, कंसंट्रेशन सेल बोल लेंगे। कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, समय के साथ धीरे धीरे कंसंट्रेशन चेंज होगी, ऑक्सीडेशन आपकी और रिडक्शन आपकी भी, और एक समय आ जाएगा जब कंसंट्रेशन सेम हो जाएंगी तो उस दौरान सेल की ईएमएफ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो किन्हीं अलग अलग कंसंट्रेशन पे आप ईएमएफ निकाल सकते हो सेल की। तो दिस इज अवर टॉपिक ऑन कंसंट्रेशन सेल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नस्ट इक्वेशन, जो आपने पहले पढ़ के आए हो। नस्ट इक्वेशन हमने यूज़ की थी कि अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो और टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, तो उस दौरान किसी भी जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा उसको हमने नस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट किया था। तो अब हम नस्ट इक्वेशन से ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट +1 का टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, बहुत इजी टॉपिक है,
ध्यान से समझना बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। देखो क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, सपोज यू हैव एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे लास्ट में एग्जांपल हम जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज़ करके हम सीखा है। इसमें ये आपके पास दो इलेक्ट्रोड हैं, वोल्टमीटर से आपने कनेक्ट कर रखा है, ये जिंक है और ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें जिंक सल्फेट। और सपोज ये डिफरेंट मेटल की इलेक्ट्रोड है कॉपर की, और इसको डिप किया आपने कॉपर सल्फेट में, आपने साल्ट ब्रिज भी इसमें यूज़ किया है। तो देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये एनोड है, ये कैथोड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ से कहाँ, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम ये पढ़ के आए हैं कि जैसे ही इस एनोड पे, जो कि ये एनोड है, ये एनोड आपकी है, इस पे ऑक्सीडेशन होगा और इस पे होगा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन से क्या होगा कि देखो सपोज यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोलाइट ना एक एक मोलर कंसंट्रेशन आपने ली है, सेम कंसंट्रेशन के, तो इसमें क्या होगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं एनोड से कैथोड की तरफ, और जो करंट होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होगा। अब इसमें होता क्या है, समय के साथ अगर इस पे ऑक्सीडेशन होगा ना, तो यहाँ के एटम्स आयंस की फॉर्म में इसमें सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ के जो ये C2+ आयन हैं बहुत सारे, ये इलेक्ट्रॉन लेके इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए थे क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का अलग अलग था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग था। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए थे जिंक से कॉपर की तरफ, और करंट फ्लो हुआ था कैथोड से एनोड की तरफ। तो जैसे जैसे समय बीतेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है ऑक्सीडेशन से, और जो ये रिडक्शन ऑफ सेल है इसमें आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करेगा। यहाँ आयंस की कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि यहाँ के आयन इलेक्ट्रॉन लेके इस पर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इसमें जो आयंस होंगे उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है टाइम के साथ, और ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में टाइम के साथ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है। यानी कि मैं ये कहूँगा कि ऑक्सीडेशन जो ऑफ सेल है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो आयंस की जो कंसंट्रेशन है ना वो इंक्रीज होगी बेटा, आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और जो रिडक्शन ऑफ सेल है, रिडक्शन ऑफ सेल है, यहां आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। शुरू में आपने सेम कंसंट्रेशन ली थी, तो जैसे जैसे टाइम बीता यहां कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू होगी और यहां कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी शुरू होगी। और देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन दोनों के डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रॉन या करंट फ्लो होता था। तो जैसे जैसे समय बीतेगा इसमें आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसमें आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी, और आयंस की कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो अगर दोनों ऑफ सेल में आयंस की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है जैसे जैसे टाइम पास होता है, तो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलेगा। इसका मतलब इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता रहेगा, और एक स्टेज ऐसी हो जाएगी कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिस पे सेल की ईएमएफ 0 हो जाएगी, इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यह रिडक्शन पोटेंशियल हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है समय के साथ, इसका समय के साथ कम होता जा रहा है। पहले इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कैथोड थी ज़्यादा था, किससे? एनोड से, जिस पे ऑक्सीडेशन होता है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है ऑक्सीडेशन ऑफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसका समय के साथ कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा, यहाँ आयंस की कंसंट्रेशन ऐसी बढ़ जाएगी जब इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएगा। उस दौरान इस सेल की ईएमएफ, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वो 0 हो जाएगी। यानी कि अगर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो रिडक्शन पोटेंशियल बदलेगा। तो ग्राफिकली मैं इसको अगर समझाऊं, रिडक्शन पोटेंशियल जैसे ये दिखाया है कि वाई एक्सिस पे, और ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन हुई, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है तो जो रिडक्शन ऑफ सेल है, ये रिडक्शन ऑफ सेल है, रिडक्शन ऑफ सेल का आप देख सकते हो कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे टाइम पास होता है।
और जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है किसका? टाइम के साथ। किसका? जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। और कम किसका हो रहा है? देख लो, जो रिडक्शन हाफ सेल है। तो एक ऐसा स्टेज आ जाएगी जब क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी कि दोनों का पोटेंशियल जीरो, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल सेम हो गया तो ईएमएफ सेल की क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है और तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तभी कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है। तो ये ग्राफिकली आप यहां से समझ सकते हो कि एक ऐसी स्टेज आ जाएगी बेटा, आयंस की कंसंट्रेशन ऐसी बन जाएगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल में, जब दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर सेम हो गया ऐसी आयंस की कंसंट्रेशन पे, तो सेल की ईएमएफ जीरो हो जाएगी। और जो यहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोली जाएगी। किसी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हाफ सेल की रिएक्शन में इसमें कैसे हम डिनोट करेंगे? देखो कि जो जिंक है, जिंक पे क्या हुआ? इसमें ऑक्सीडेशन हुआ। और कॉपर पे क्या हुआ बेटा? रिडक्शन। बहुत बार डिस्कस कर चुके। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएगा, सेल की ईएमएफ क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिनोट करते हैं हम? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और सिर्फ आयंस को शो कर रहे हैं हम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन सी, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉपर आयन। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका। आयंस की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब नस्ट इक्वेशन में आप पुट कर दो ये चीज। नस्ट इक्वेशन क्या है सेल की ईएमएफ के लिए? ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉगरिथम ऑफ, यहाँ मैं लिखूंगा इसको, आप लॉगरिथम टू द बेस ई की टर्म में लिखो, क्योंकि यहाँ का ऐसा फार्मूला जनरेट होगा जो कि आगे यूज होगा आपका। तो मैं यहाँ लिखूंगा ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी ओवर एन एफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ Zn2 प्लस आयंस और Cu2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन। बेटा ये नस्ट इक्वेशन का फार्मूला है। सेल की ईएमएफ अदर देन द स्टैंडर्ड कंडीशन, सेल की ईएमएफ स्टैंडर्ड कंडीशन पे RT ओवर NF, ये आयंस की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट या एनोड बाय कैथोड। तो जब इक्विलिब्रियम आ गया, जब एनोड और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल सेम हो गया, तो इसकी कंसंट्रेशन को मैं क्या लिखूंगा? Kc की टर्म में लिखूंगा। तो बेटा इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे क्या? Kc, क्योंकि लिखा देखो Kc क्या है? Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब इसकी और इसकी आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। एक ऐसी स्टेज आ गई, तो मैं इसको लिखूंगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी ओवर एन एफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ Kc। Kc क्या है यहाँ पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। C क्या है? कंसंट्रेशन की टर्म में। देखो आगे, Kc किसकी जगह लिखा है? Kc मैंने इसकी जगह लिखा है। अब तुम इस नेचुरल लॉगरिथम को log टू दी बेस e को log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करो बेटा। तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे? log टू दी बेस e को log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, E इज इक्वल टू माइनस 2.303, R की वैल्यू पुट करो 8.314, टेम्परेचर कितना? 298 केल्विन, 1 फैराडे की वैल्यू N इंटू 96550 लॉगरिथम ऑफ Kc। ये चेंज किया है इसको, log टू दी बेस e नेचुरल लॉगरिथम को log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट किया, तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया बेटा। तो क्या आ गया यहाँ पे? आप देखोगे E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, ये फार्मूला था बेटा आपका। तो इस सब को जब तुम सोल्व करोगे, पहले भी करके आए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ई नॉट माइनस 0.0591 बाय एन लॉगरिथम ऑफ Kc, ये फार्मूला बन गया आपका। इस फार्मूले में आप देखोगे, सॉरी देखो एक चीज़ और यहाँ पे चेंज करना आपको।
जब इक्विलिब्रियम आ गया तो सेल की ईएमएफ क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको क्या पुट करोगे, जीरो पुट करोगे। यहाँ भी आप इसको जीरो पुट करोगे, क्योंकि आपको पहले बताया है जब रिडक्शन पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो सेल की ईएमएफ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से अब अगर आपको सेल की ईएमएफ निकालनी है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, तो क्या हो जाएगा 0.0591/n लॉगरिथम ऑफ Kc। ये चेंज करना आपको। यहाँ पे ईएमएफ क्या पुट करनी है, जीरो पुट करनी है। कब, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा बन गया। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल सकते हो, या आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो अगर सेल का आपको ई नोट पता है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपको सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ पता है, कैसे निकालते हैं ये, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। एक बार दोबारा देखेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं नस्ट इक्वेशन से। और नस्ट इक्वेशन दोबारा पढ़ के आए हैं हम, पहले ही पढ़ के आए हैं लेक्चर में। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है आपका, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल जो ये है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका ज़्यादा है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा यहाँ कंसंट्रेशन आयन की बढ़ेगी, इसकी कम हो जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएगा। उस दौरान जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसकी ईएमएफ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यही वैल्यू हमें पुट करनी है। जैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिखाया मैंने, इस पे रिडक्शन हुआ है, इस पे क्या हुआ है, जिंक पे ऑक्सीडेशन हुआ है। जब इक्विलिब्रियम आ गया तो इसकी और इसकी आयंस की कंसंट्रेशन की जो रेशो है उसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, +1 क्लास में पढ़ के आए। तो जब इक्विलिब्रियम आ गया तो सेल की ईएमएफ को क्या पुट कर दिया मैंने, जीरो पुट कर दिया। और इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी मैंने क्या, लॉगरिथम ऑफ Kc। बस यहाँ से रीअरेंज करके हमने इसको निकाल लिया वैल्यू पुट करके। तो ई नोट की क्या वैल्यू आई, 0.059/n। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जैसे यहाँ 2 है तो किसी में 1 रहेगा तो किसी में 6 हो जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।